नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपका स्वागत है। मैं हूं पिनाज। मैं हूं अनुराग। आज से हर रोज 10 बजे दमदार 10 के नाम रहने वाला है ये बुलेटिन। जी हां, क्योंकि आज से न्यूज नेशन पर रात 10 बजे से 11 बजे तक हम लेकर हाजिर होंगे खबरों के फुल डोज का सबसे खास बुलेटिन दमदार 10। 10 बजे के दमदार 10 में खबरों की इन्वेस्टिगेशन भी होगी, पड़ताल भी, और देश दुनिया से लेकर आपको राज्यों की तमाम खबरें भी दिखाएंगे। और यही नहीं, अगले 1 घंटे में हम आज की खबरें भी बताएंगे और कल क्या कुछ होने वाला है, कल कौन सी खबरें अखबारों की सुर्खियां और टीवी की हेडलाइंस रहने वाली हैं, ये सब भी आपको दिखाएंगे। दमदार 10 में आपके एक मिनट, एक सेकंड का पूरा इस्तेमाल होगा, इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं दमदार 10 में नेशन इन्वेस्टिगेशन के साथ। और आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इस बात की ग्राउंड से पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई उत्तराखंड 108 टाइम बम के ढेर पर बैठा हुआ है। जी हां, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे यही कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की ताजा त्रासदी एक बड़े खतरे का महज ट्रेलर है। एक हादसे ने 1000 सवालों को जन्म दे दिया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही को इंसानी गलतियों का नतीजा माना जा रहा है। सवाल कई हैं, मसलन क्या चमोली में तबाही के पीछे ऋषिगंगा और तपोवन जैसे पावर प्रोजेक्ट का हाथ है? आखिर क्यों फटा ग्लेशियर? और सवाल यह भी कि क्या ग्लेशियर लेक के रास्ते अभी और तबाही आएगी? आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इसी बात की पड़ताल करेंगे। क्या 108 टाइम बम के ढेर पर बैठा है उत्तराखंड? उत्तराखंड के चमोली जिले ने बीते रविवार को त्रासदी का मंजर देखा। एक ग्लेशियर टूटा, इसके बाद 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए। 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से पानी और मलबे के उबाल ने 2013 त्रासदी की याद ताजा कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 7 साल के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड क्यों सिसक रहा है? उत्तराखंड के 108 ग्लेशियर बम क्या इसके लिए जिम्मेदार हैं? आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इसी की बात करेंगे। पहाड़ों से आए सैलाब से हुए नुकसान के पीछे भूगर्भ शास्त्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के जानकार उत्तराखंड के चमोली में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एक बड़ी वजह बता रहे हैं। उत्तराखंड की आपदा को प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कभी भी तैयार नहीं था। इससे उन फ्रेजाइल रॉक्स जो बेचारी खुद ही टूट चुकी हैं और धीरे धीरे गिर रही हैं, उन रॉक्स के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया है कि वो ये संभाल नहीं सकती हैं। ग्लेशियर के पास जो भी बांध बनाए जाएंगे उनका यही परिणाम होगा। इसलिए जो नदी के शीर्ष भाग में बांध बनाना आपदा को निमंत्रण देने के बराबर है। इस इलाके में न सिर्फ ऋषिगंगा बल्कि उसके नीचे एक साथ कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तपोवन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। उसके नीचे विष्णु प्रयाग पीपल कोठी हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या सिर्फ नदियों के ऊपर बने बांध ही ऐसे हादसों की वजह है, या चमोली की यह तबाही कुदरत का कहर थी? इसका जवाब जानने के लिए नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने IIT कानपुर के पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन की राय जानी। अभी तो ऑफकोर्स बहुत सारा जांच होने बाकी है, बट जनरली जो बोला जाता है इट्स समथिंग कॉल्ड ग्लॉफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इट इज मेरा ओपिनियन में ये एवलांच ड्रिवन ग्लॉफ है। इसका मतलब ये कि त्रासदी की शुरुआत तो प्राकृतिक तौर पर हुई, लेकिन ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का बांध पानी के वेग को रोक नहीं पाया और इसके टूटने से तबाही ज्यादा हुई। ये जो बैराज बना एनटीपीसी के प्लांट का तो मजबूत था, उसने विथस्टैंड कर लिया, तो बैराज के स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर से पानी चला गया, लेकिन बैराज ने रोक लिया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर पावर प्रोजेक्ट्स पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इनके बचाव में भी तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम का मकसद हादसे की ठोस वजह को उजागर करना है।
हमारी पड़ताल में ये जानकारी भी सामने आई कि ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। उत्तराखंड में वाटर बम की शक्ल में बीते 10 साल में 235 ग्लेशियर लेक तैयार हो चुके हैं, जहां से आ रही खतरे की घंटी न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिंदुस्तान को डरा रही है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। इन 13 जिलों से होकर दर्जनों नदियां बहकर मैदानी इलाकों में जाती हैं और 13 जिलों में 11 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रमुख जो नदियां हैं वहां पर विद्युत परियोजनाएं और 32 से ज्यादा बांध बना दिए गए हैं। ये परियोजनाएं और बांध वाटर बम की तरह हैं जो किसी भी वक्त विस्फोट में तब्दील हो सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के हिमालयन एरिया में यमुनोत्री, डोकरियानी, बंदूरपूछ, द्रोणगिरी, हिप मरावक, बद्रीनाथ, संतोपथ, भागीरथी और सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर है। लेकिन जिस तरह इन ग्लेशियर्स के पास इंसानी गतिविधियां बढ़ी हैं और ब्लैक कार्बन की शक्ल में तेजी से प्रदूषण बढ़ा, वो इन ग्लेशियर के लिए खतरा बन गया है। आर्थिक क्रियाकलाप का विकास किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर जो ट्रैफिक है, व्हीकल है, पहाड़ के ऊपरी भाग तक पहुंचने में आज सुगम हो चुके हैं, जिससे जो ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन हजारों गुना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण हिमालय के ग्लेशियर पहले से ही भंगुर थे, आज वो बहुत ज्यादा क्षण भंगुर हो चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में इससे बड़े त्रासदी आ सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एक स्टडी के मुताबिक हिमालयन क्षेत्र में तकरीबन ऐसे 650 छोटे और बड़े ग्लेशियर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से पिघल रहे हैं और कभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। साल 1975 से साल 2000 तक ग्लेशियर से सालाना 400 टन बर्फ पिघलती थी, लेकिन साल 2000 से लेकर अब तक यानी 20 सालों के अंदर बर्फ पिघलने का रेट तकरीबन 800 टन सालाना हो गया है। चमोली हादसे की बड़ी वजहों में से एक हिमालयन रेंज में आने वाले भूकंप को भी बताया जा रहा है। हिमालय के इलाके भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। हिमालय हर साल करीब 2 मिलीमीटर बढ़ता है। ये तिब्बत की ओर बढ़ रहा है। इसके नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटीज तेज है। इसी वजह से बड़े भूकंप का खतरा बना रहता है और भूकंप से ग्लेशियर्स पर बनी झील के फटने का खतरा। हिमालयी क्षेत्र में रोज 2 से 2.5 रिक्टर तीव्रता के 100 से ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप के हल्के झटके भी इन ग्लेशियर के टूटने की बड़ी वजह हो सकते हैं। मौसम विभाग रिपोर्ट के मुताबिक चमोली जिले में रविवार तक धूप निकलने का पूर्वानुमान था। ऐसे में ग्लेशियर फटने की आशंका नहीं थी। हालांकि इस घटना में यह भी साफ हो गया कि क्लाइमेट चेंज भी हादसे की एक बड़ी वजह है। ठंड के मौसम में देखा जाए तो एवरेज टेम्परेचर जो है हमारा विंटर रेनफॉल का वो काफ़ी बढ़ चुका है और विंटर का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो ग्लेशियल बर्स्ट हैं वहाँ पे ग्लेशियल रिट्रीट का जो फिनोमेना है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। चमोली हादसे से जुड़े हर सवाल का जवाब हमारे और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लिहाजा नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम अजय गौतम नाम के उस शख्स से भी मिली जिन्होंने 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद उत्तराखंड के ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग करवाने और वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम से लेकर ड्रॉपलर रडार लगाए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दी थी। पूरी जो स्टेट है वो एक बारूद पर बैठी है। डैम बनाने के नाम पे, अनेक परियोजनाओं के नाम पे डायनामाइट लगा के इन्होंने पूरे हिमालय को खोखला कर दिया है और जिसकी ये एक ट्रेलर है। इसी तरीके की झील भागीरथी के पास भी बन रही है, वहाँ भी इस तरीके की ग्लेशियर की फटने की संभावनाएं हैं और इसी तरीके की मैंने बताया 917 ग्लेशियर उत्तराखंड के जो है उसमें 20% ग्लेशियर बहुत तेजी से अपना आकार बदल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए 56,000 पेड़ काटने पड़े। 1702 एकड़ जंगल की जमीन दूसरे काम के लिए ट्रांसफर की गई। इसके एवज में 2,997 एकड़ जमीन पर 10 लाख पौधे लगाए गए। हिमालय क्षेत्र में करीब 21 नए रोपवे प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इनमें उत्तराखंड के 11 और हिमाचल प्रदेश के 10 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं हिलटॉप को टूरिज्म के लिए खोला जा रहा है, लेकिन जियोलॉजिस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ होने वाली इन बातों को प्रकृति के साथ खिलवाड़ बताते हैं और हिमालयी क्षेत्र के लिए विकास मॉडल पर फिर से विचार करने की बात कहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी हमारी इन्वेस्टिगेशन अनुराग, जो बताती है कि पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो कुछ नुकसान जो है जरूर पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से जंगल साफ होते चले जा रहे हैं एक तेजी के साथ। बिल्कुल पिनाज, कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 20 साल में
50,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उसका इस्तेमाल इसी तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है और उसमें तीसरे नंबर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं अकेले उत्तराखंड में। और जोशीमठ उन जिलों में से एक है जो टॉप 3 में आता है जहां की जमीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो बैराज बना हुआ था उसने कहीं ना कहीं त्रासदी के पैमाने को कम करने का काम भी किया है, तो उस पर एक अच्छी डिबेट हो सकती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नेशन स्पेशल जो है वो भी हम दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल पिनाज, क्योंकि अब हम नेशन स्पेशल की बात करते हैं और आज राज्यसभा से जो भावुक तस्वीरें आई हैं वैसी तस्वीरें संसद से शायद ही इससे पहले आई। बिल्कुल, आज संसद भवन में अनुराग प्रधानमंत्री के आंसू छलक आए और जिन्होंने भी इन तस्वीरों को देखा हर हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं इमोशनल हो गया, क्योंकि ये भाव पार्टी से ऊपर उठकर थे। जाहिर सी बात, राज्यसभा में आज 4 सांसदों की विदाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। फिर क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, दमदार शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी के ये संसद में सबसे भावुक पल थे। भावुकता में पहले गला लड़खड़ाया, शब्द थरथराए और फिर भावनाएं आंखों से झलक पड़ी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके फौलादी इरादों का लोहा पूरी दुनिया माने। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जिनकी एक दहाड़ से सीमा पार पाकिस्तान में सन्नाटा पसर जाता है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी जो आपने वीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। लेकिन क्या वजह रही कि पीएम मोदी भरी संसद में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए? उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता करीब 14 साल पुरानी है वो घटना जिसे पीएम मोदी ने संसद में गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर याद किया। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के। इसी दौर में 30 जुलाई 2007 को गुजरात से कश्मीर गए सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ, कई सैलानी मारे गए। फूल फल लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है।
हम सब माफ करना। उसी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद ने नरेंद्र मोदी को फोन किया था। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता के। अपने चट्टानी इरादे वाले पीएम मोदी को देश ने कई मौकों पर बेहद सख्त देखा है। सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। तो कई बार भावनाओं में बहती हुई उनकी नरमी भी देखी। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। दो 2015 में जब मोदी अमेरिका गए तो फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग से बातचीत में अपनी मां को याद करके भावुक हो उठे। बचपन में बीते संघर्ष के पल जुबां पर आए तो पहले शब्दों में कंपन हुआ और फिर भावनाओं के समंदर को पलकें रोक नहीं पाई। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। जज्बातों की ऐसी ही एक लहर संसद के सेंट्रल हॉल में भी दिखी जब पहली बार पीएम मोदी संसद पहुंचे थे। आपको बता दें कि क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कहीं भगदड़ बच सकती है। सोशल मीडिया पर अनुराग एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे 2 मंजिला इमारत से कूद गए। अब इसकी सच्चाई क्या है ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वैक्सीन के लिए स्कूल में भगदड़ मचने का सच। इमारत की छत से कूदते बच्चों की इस तस्वीर को देखते जाइए। कोई पहली मंजिल से कूद रहा है, कोई दूसरे फ्लोर से ही छलांग लगा रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं। किसी को ना हाथ पैर टूटने की परवाह है और ना ही स्कूल प्रशासन का डर। दावा किया जा रहा है कि स्कूल में कोरोना वैक्सीन पहुंचने की खबर मिली तो छात्रों में अफरा तफरी मच गई। दावे के मुताबिक पहले वैक्सीन लगवाने के चक्कर में 30 छात्र घायल हो गए। दावा यह भी है कि इस स्कूल में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव छात्र पाए गए थे। अगर छात्रों की संख्या 10 से 20 होती तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ तो अनगिनत छात्र हैं और सबका एक जैसा ही हाल है। स्कूल की इमारत से कूदने के बाद छात्र चीख चिल्ला भी रहे हैं।
मगर पीछे नहीं रहना चाहते। वीडियो में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी नजर आते हैं जिन्होंने चोट लगने के बाद अपना सिर पकड़ रखा है। स्कूल प्रशासन भी इन बच्चों को नहीं रोकता। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, नाइजीरिया के एक स्कूल का मामला, कुछ छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए और वो वैक्सीन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ दौड़े। छात्र इसके बाद भी नहीं माने। जिन देशों में भी कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है वहां एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत वैक्सीनेशन डोज लेने वालों का नाम पहले से रजिस्टर किया जाता है, चाहे फिर वो जगह अस्पताल हो या स्कूल। लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है उस तरह कहीं भी वैक्सीनेशन लगाने की होड़ अब तक सामने नहीं आई है। वीडियो शेयर करते हुए इस यूजर ने भी सवाल पूछा है, लिहाजा हमने वीडियो को सच की कसौटी पर परखा। क्या सभी छात्र कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए दौड़ रहे हैं? इमारत से कूदने के दौरान कितने स्टूडेंट जख्मी हो गए हैं? और क्या वायरल वीडियो वाकई नाइजीरिया का है? दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में नाइजीरिया भी शुमार है। तभी नाइजीरिया की सरकार को लगता है कि युवा आबादी ही उस देश को तरक्की के मुकाम पर पहुंचाएगी। लेकिन इस मुल्क का हाल कोरोना काल में बेहद खराब हुआ। 1,40,00,000 युवाओं की नौकरियां चली गई और अब तो कोविड-19 की नए स्ट्रेन का भी सामना ये मुल्क कर रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि नाइजीरिया का नया स्ट्रेन पुराने कोरोना से भी कहीं अधिक खतरनाक है। जाहिर है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। हमने नाइजीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला जिसमें छात्रों के इमारत से कूदने का जिक्र किया गया हो। इसी दौरान एक ट्वीट मिला जो कि 26 मई 2019 को पोस्ट किया गया था। इस ट्वीट में जिस स्कूल का जिक्र किया गया है हमने उसकी डिटेल खंगाली। इसी दौरान घटना की तस्वीर के साथ पूरी खबर मिल गई। इसमें बताया गया है कि पूरा मामला नाइजीरिया के पोर्ट हारकोट का है। एक लड़का टीयर गैस लेकर क्लासरूम में पहुंच गया था। इसी दौरान कुछ छात्रों ने क्लासरूम में ही टीयर गैस खोल दिया। एक छात्र ने धुआं देख केमिकल वेपन होने की खबर स्कूल में फैला दी, जिसके बाद स्टूडेंट्स स्कूल की इमारत से नीचे कूदने लगे। इस अफरा तफरी में 25 छात्र घायल हो गए। इस घटना के चलते स्कूल 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में सामने आया कि कोरोना वैक्सीन के लिए स्कूल में भगदड़ मचने का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। वीडियो पुराना है और इसका कोविड से कोई संबंध नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो हकीकत क्या है इस रिपोर्ट की, इस वीडियो की, ये तो आपने देख ली, लेकिन अब दमदार 10 के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में आज की 10 बड़ी खबरें नेशन टॉप 10 में। पहाड़ से टूटकर एक बड़ी सी चट्टान गिरी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। तेजी से भागते लोगों की रफ्तार पर धूल भारी पड़ी और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धूल के आगोश में समा गया। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हैं, जहां रामबन के पास मरोग में लैंडस्लाइड के बाद सैकड़ों लोग सहम गए। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। चट्टान सड़क पर गिरने के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। जमीन से लेकर आसमान तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन टनल में आ रही है, जहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये देखिए, इस वक्त अंदर टनल के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो काम कर रहे हैं। टनल के ट्राई जंक्शन पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही है। आशंका है कि यही मजदूर पिछले 2 दिनों से फंसे हुए हैं। अब सुरंग में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में अब भी करीब 200 लोग लापता हैं। फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की 8 टीमों के साथ अब नौसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 5 टीमों के साथ एसडीआरएफ भी मोर्चे पर डटा है। नीचे एसडीआरएफ एक जिप लाइन लगा रही है। इस जिप लाइन के सेट होने के बाद जो रैणी गांव है उसके साथ संपर्क शुरू हो जाएगा। जो लोग अभी तक रैणी गांव के इस पार नहीं आ पा रहे थे, वो लोग बेहतर तरीके से आ पाएंगे। तपोवन की टनल से अब तक 20 लोगों के शव मिले हैं, जबकि एनटीपीसी के 12 कर्मचारियों को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें बीरभूम के तारापीठ की है, जहां परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की।
मंदिर दर्शन के बाद नड्डा ने पहले चिलर मठ मैदान से और फिर झारग्राम से परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। खुशहाल बंगाल, सोनार बंगाल जिसे हम कहते थे, उसको असल परिवर्तन करके परिवर्तन यात्रा के माध्यम से असल बंगाल बचाना है। परिवर्तन यात्रा के साथ ही सियासी टकराव भी तेज हो गया। दिनाजपुर के बालूर घाट में लगी बीजेपी की वॉल पेंटिंग पर टीएमसी वर्कर्स ने काली पोत दी। बिहार में नई सरकार बनने के 3 महीने बाद नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया तो बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रियों में शहनवाज हुसैन के अलावा एक्टर सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू और नीतीश के करीबी श्रवण कुमार भी शामिल हैं। हालांकि इस विस्तार पर बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई पड़े। पूरा पार्टी पर कंट्रोल हो गया, यादव और ये को का आधा बनिया का कंट्रोल हो गया, जबकि दोनों का कोई पार्टी का वोट में कोई योगदान नहीं है। नए मंत्रियों की शपथ के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को 14 दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया। लाल किले में जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचा गया था, उसमें इसका प्रमुख भूमिका था। खबर है कि दीप सिद्धू ने पूछताछ में बताया कि ट्रैक्टर मार्च से कुछ दिन पहले ही उसने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर मार्च के रूट को तोड़ने का प्लान बनाया था। इसके लिए आंदोलनकारियों की जैकेट तक चुराई थी। उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर से वार। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खास गुर्गे खालिद जफर और उसके भाई माज की प्लॉटिंग पर सरकारी बुलडोजर चला। खालिद अजीम पर आरोप है कि पहले उसने गलत तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त की और फिर करीब 150 बीघे में प्लॉटिंग कर लोगों को महंगे दामों पर बेच रहा था। अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध जो अवैध प्लॉटिंग करके लोगों को बेचा जा रहा है, उसी के विरुद्ध कार्रवाई यहाँ की जा रही है। खालिद अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का काम भी संभालता है। हंगामे की ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। मौका नगर निगम की लाइब्रेरी के उद्घाटन का था, जहां एक तरफ शिवराज सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा की जयकार हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता हाथापाई पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस को आगे आना पड़ा। आग के तांडव की ये तस्वीरें मुंबई के वर्सोवा इलाके की हैं। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। हर तरफ काले धुएं का गुबार है। एक मंडप डेकोरेटर के गोदाम में आग लगने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जल्द ही आग ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों का सामान स्वाह हो गया। कोरोना संकट के करीब 10 महीने बाद यूपी के स्कूलों में पहले जैसी रौनक लौटने लगी है। 10 फरवरी से 6वीं से 8वीं कक्षा के स्कूल खुल रहे हैं, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 6वीं से 8वीं की क्लासेस लगेंगी। बड़ी कक्षा के लिए 10 बजे से 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अक्टूबर से ही खुल गए थे, लेकिन अब से फुल स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाई शुरू हो गई है। वहीं 1ली से 5वीं तक के स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। हाँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 मार्च से इन कक्षाओं को भी शुरू किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं सुपर फास्ट 50 फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड में तबाही के बाद ऑपरेशन जिंदगी जारी। अब तक 32 लोगों के शव मिले, 200 से ज्यादा लापता। सेना के बाद नौसेना ने भी संभाला मोर्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी के 450 जवान, एनडीआरएफ की 5 टीमें, भारतीय सेना की 8 टीमों के साथ इंडियन एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स तैनात। जोशीमठ में सैलाब से तबाही के बाद तपोवन की टनल में पहुंचा न्यूज नेशन का कैमरा। 90 मीटर अंदर तक देखा तबाही का मंजर। चमोली हादसे पर संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह। 14 वर्ग किलोमीटर बड़ा ग्लेशियर टूटने से आई तबाही। 13 गांव का संपर्क पूरी तरह कटा। तपोवन की टनल में अभी तक 150 मीटर तक मलबा हटाया गया। सेना ने बताया 50 मीटर की दूरी पर है एक टर्न, उस टर्न पर है एक और टर्न। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बाल बाल बची लोगों की जान। रामबन के पास लैंडस्लाइड, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड, अवलांच और बाढ़ से निपटने के लिए एमआरटी का गठन। एमआरटी का मतलब है माउंटेन रेस्क्यू टीम।
राज्यसभा में 4 सांसदों की विदाई समारोह में पीएम मोदी भावुक, आतंकी हमले का जिक्र करते हुए छलके आंसू। गुलाम नबी आजाद की बात को किया याद। विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद भी हुए भावुक, कहा देश में आतंकवाद खत्म हो, मेरे दोस्तों में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब, कहा मैं टैगोर की कुर्सी पर कभी नहीं बैठा, आरोप से पहले तथ्यों को जांच लें। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का सीएम ममता पर हमला, कहा ममता राज में भ्रष्टाचार चरम पर, बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन। परिवर्तन यात्रा से पहले वीरभूम के तारापीठ मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, विधि विधान से किया पूजा पाठ। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, शहनवाज हुसैन बने मंत्री, कुल 17 नेताओं ने ली शपथ। बीजेपी से 9, जेडीयू से 8 विधायक बने मंत्री। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, मदन साहनी ने भी ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी किसान आंदोलन जारी रहेगा। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू 7 दिन की पुलिस रिमांड पर, कल करनाल से हुई थी गिरफ्तारी, 14 दिन से था फरार। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 51 लाख रुपए का चंदा दिया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर और कसा शिकंजा। वाराणसी में कांग्रेस के बाहुबली नेता अजय राय ने सरकार से मांगी सुरक्षा, मुख्तार अंसारी से बताया खतरा। इंदौर में कांग्रेस नेताओं के कुरान की कसम खाने का वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता ने टिकट के बदले कसम दिलाकर मांगा समर्थन, बीजेपी ने साधा निशाना तो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा हुए नाराज। ट्विटर को एंटी नेशनल अकाउंट्स को सस्पेंड करने का नोटिस, करीब 1200 संदिग्ध ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का आदेश। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में 5 दोस्तों का खतरनाक स्टंट, विद्यासागर सेतु में नदी से लगाई छलांग। मुंबई की लोकल में जानलेवा स्टंट का फिर सामने आया वीडियो। महाराष्ट्र के सोलापुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं की दबंगई, शिवसैनिकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्याही से नहलाया। अप्रैल के बाद पहली बार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। देश में 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, 62 लाख लोगों को लग चुका है टीका। यूपी में मोहल्ला क्लास योजना सफल, इंटरनेट और ऑनलाइन क्लास के बगैर बच्चों का कोर्स पूरा। ग्रेटर नोएडा डबल मर्डर केस में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। चेन्नई में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 5 करोड़ से ज्यादा रकम का नशीला पदार्थ किया जब्त। सहारनपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, 2 करोड़ रुपए की स्मैक जब्त। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा, गिरोह के 5 सदस्यों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दिल्ली के सदर बाजार में घर गिरने से मची अफरा तफरी, 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 5 में कंपनी में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुंबई के वर्सोवा इलाके में आग का तांडव, मंडप डेकोरेटर के गोदाम में लगी आग। आगरा पुलिस ने 25,000 के नामी शातिर महिला और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर के प्राइमरी स्कूल में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, कार्रवाई को हो रही है बात। केरल के भुवनेश्वर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करके निकाला अनोखा उपाय। 8 महीने बाद महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, 15 मार्च से भस्म आरती में हो सकेंगे शामिल। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर लगी आग, दोनों में 35-35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रनों से दी करारी शिकस्त। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578, दूसरी पारी में 178 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान जो रूट प्लेयर ऑफ द मैच बने, करियर के 5वें दोहरे शतक के बाद मिला खिताब। अभिनेता राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन, 58 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ में अजय देवगन निभाएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लला का किरदार। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। मोरक्को में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सड़कों पर भरा पानी। इंडोनेशिया में लगातार हो रही है भारी बारिश, बिगड़े हालात।